अब तक हम लोग फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर और क्वांटिटेटिव नेचर के हवाले से बात कर चुके हैं। क्वालिटेटिव नेचर को हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो हमें फोर्स की कैफियत के बारे में बता रहा है। और इसी तरीके से अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें, क्वांटिटेटिवली अगर हम उसको मालूम करना चाहें, तो क्वांटिटेटिव नेचर के लिहाज से हमने रिसेंटली डिस्कस किया न्यूटन का दूसरा कानून, जिसको हमने कहा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे फोर्स की इफेक्टिव नेचर के लिहाज से, यानी अगर किसी जगह पर किसी बॉडी के ऊपर ये एक्सटर्नल एजेंट यानी फोर्स असरअंदाज हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट किस तरह का होगा। जो असरअंदाज हो रहा है उस असरअंदाज होने के नतीजे में असर के नताइज क्या हो सकते हैं, उस हवाले से अब हम बात करेंगे। तो अब जो चीज़ है हमारी वही इफेक्टिव नेचर ऑफ फोर्स यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस हवाले से याद करें, आप लोग जो छोटी क्लास में पढ़ कर आए, आपने पढ़ा है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर एक एक्शन का, हर एक अमल का एक रिएक्शन यानी रद्द अमल होता है, उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल मगर ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आखिर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है, उसको हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल का मतलब हो गया कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स जितनी ज़्यादा ज़ोर से अगर कहीं पर फोर्स अप्लाई हो रही हो तो उतनी ज़्यादा आपको रिएक्शन मिलेगा। मतलब मैग्नीट्यूड या मिकदार के लिहाज से बात हो तो वो इक्वल होगा। और चूंकि डायरेक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसको हमने कह दिया अपोजिट और रिएक्शन रद्द अमल की सूरत में होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉल है और फ़र्ज़ कीजिए कि आप उस बॉल को दीवार पर थ्रो कर देते हैं। आपके पास बॉल है, आपने उस बॉल को क्या किया, दीवार पर थ्रो कर दिया। जब आप बॉल को दीवार पर थ्रो करते हैं तो देखिए ज़रा कि क्या हो रहा होता है। ये फ़र्ज़ कर लीजिए दीवार है और आपके पास एक बॉल है, आपने उस बॉल को थ्रो किया दीवार की तरफ। ये ग्राउंड लेवल हो गया, आप कहीं पर मौजूद हैं, आपके हाथ में बॉल थी, बॉल आपने दीवार की तरफ थ्रो की तो बॉल हरकत करते करते जाएगी और फिर डेफिनेटली दीवार से जाकर टकराएगी। जब बॉल दीवार से जाकर टकराती है तो टकराने के दौरान क्या होगा, टकराने के दौरान यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों कांटेक्ट में हैं। बॉल दीवार के साथ, दीवार बॉल के साथ कांटेक्ट में है। टकराने के लिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। और इस कांटेक्ट में रहने के दौरान क्या हुआ, बॉल ने फोर्स लगाई दीवार पर राइट डायरेक्शन में, ठीक ना, जिसके नतीजे के तौर पर ये दीवार क्या करेगी, ये बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो बॉल का एक्शन हो गया, हम ये कह सकते हैं कि बॉल का एक्शन हुआ है राइट डायरेक्शन में, जबकि दीवार ने बॉल पर उतनी ही फोर्स लगाई लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी अगर आप ज़्यादा ज़ोर से बॉल को दीवार की तरफ थ्रो करें तो बॉल ज़्यादा ज़ोर से हरकत करते हुए जाती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दीवार के साथ जाकर ज़्यादा ज़ोर से टकराती है और फिर उतनी ज़्यादा ज़ोर से वापस आती है। तो यही बेसिकली मतलब है इक्वल का, जितने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्शन हुआ उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रिएक्शन हो गया। तो इंटेंसिटीज बराबर थी यानी इक्वल थी, बट एक्शन किस डायरेक्शन में हुआ, राइट डायरेक्शन में, लेकिन रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऑपोजिट रिएक्शन। यही बात थी जो न्यूटन नामी साइंटिस्ट ने हमें बताई थी कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों की दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हों तो डेफिनेटली बॉडी की मूवमेंट पर फिर उसका कोई असर नहीं होगा, बॉडी की हालत तब्दील नहीं होगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। वो कैसे, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जो किसी सरफेस के ऊपर मौजूद है। ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी मौजूद है। अब बॉडी का वेट जो होगा यानी वो फोर्स जो ज़मीन बॉडी पर लगा रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए,
वो फोर्स जो ज़मीन बॉडी पर लगा रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आप जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। तो वेट किस डायरेक्शन में हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि एक फोर्स है। अब हुआ क्या कि जिस सरफेस पर ये बॉडी मौजूद थी उस सरफेस ने भी क्या किया, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, लेकिन वो फोर्स कहाँ पर लगाई, जाहिर है कि वो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी और ऊपर की तरफ लग गई। तो इसको हमने कह दिया नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन भी बेसिकली क्या है, अपनी नेचर के लिहाज से फोर्स है। तो यहाँ पर भी दो तरह की फोर्स हो गई, एक एक्शन एक रिएक्शन। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जिस चेयर पर आप मौजूद हैं, तो आपका वेट उस चेयर की सरफेस के जरिए कहां पर असरअंदाज हो रहा है, नीचे की तरफ असरअंदाज हो रहा है। तो क्या आप नीचे की तरफ गिर गए, क्या चेयर ब्रेक हो गई, नहीं। क्यों, वजह यह है कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं, चेयर की जिस सरफेस पर आपका वजन नीचे की तरफ असरअंदाज हो रहा था, वो सरफेस आपके ऊपर नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो वहां पर भी दो फोर्सेज हो गई, एक आपका वेट और दूसरा उसका अपोजिट रिएक्शन। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नतीजे के तौर पर ना आप नीचे जाएंगे ना आप ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन अगेन आपको नजर आया। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि फोर्स का इफेक्ट किस तरह का हो रहा है। क्या ये फोर्स हरकत में आने का सबब बन नहीं है। जैसे यहां पर जब बॉल गई, दीवार पर फोर्स लगाई, तो दीवार पर फोर्स लगने की सूरत में राइट डायरेक्शन में फोर्स लगी, लेकिन दीवार ने बॉल पर फोर्स लगी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फोर्स तो उतनी ही लगी जितनी बॉल ने दीवार पर लगाई थी, बट उस फोर्स के नतीजे में बॉल वापस आ गई हरकत करते हुए। लेकिन यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, लिहाजा यहां पर आपको हरकत नजर नहीं आ रही। तो इफेक्ट क्या हुआ फोर्स का, वहां पर इफेक्ट हरकत की सूरत में आया, अगरचे इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन यहां पर जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर फोर्स का, कोई आपको हरकत की सूरत में नजर नहीं आ रहा, यहां पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ही नजर आया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वह बेसिकली फोर्स की इफेक्टिव नेचर बता रहा है कि जब फोर्स असरअंदाज हो रही है तो असरअंदाज होने का नतीजा क्या मिला हमें, क्या हरकत मिली, और अगर हरकत मिली तो क्या उतनी ही इंटेंसिटी के साथ मिली, या अगर हरकत नहीं मिली तो आखिर हरकत क्यों नहीं मिली, क्या नलीफाई हो गई फोर्स मुकम्मल तौर पर, और बॉडी रेस्ट में था तो क्या रेस्ट में रह पाया। तो यही चीज़ हमें बेसिकली फोर्स की इफेक्टिव नेचर को डिस्क्राइब कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूटन के पहले लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसमें हमने क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को समझा, वो चीज़ आपके सहन में क्लियर हो गई होगी। और इसी तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसको हम क्वांटिटेटिव नेचर कहते हैं, यानी फोर्स को हम क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी कि फोर्स किस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का सबब बनती है, और फिर एक्सेलरेशन का फोर्स और मास के साथ किस तरह का रिलेशन होता है। और फिर अगर फोर्स किसी सरफेस या किसी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो तो उस फोर्स के असरअंदाज होने के नतीजे में उसका अपोजिट इफेक्ट किस तरह का हो सकता है, और डायरेक्शन किस तरह की है, मैग्नीट्यूड किस तरह का है, और फिर बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी। ये इफेक्टिव नेचर की सूरत में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में डिस्कस किया है। आने वाले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह इन्हीं लॉज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम किस तरह से फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या टाइम वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं, यही चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप स्टडी करें, न्यूटन के तीनों लॉज को मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वालिटेटिवली आप किस तरह एनालाइज करेंगे, क्वांटिटेटिवली आप किस तरह एनालाइज करेंगे, इफेक्टिवली आप किस तरह से फोर्स को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ कंटिन्यू करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करते रहिए, कोई क्वेश्चन हो नोट करते रहें ताकि आप मुझसे पूछते रहें। थैंक यू।